या प्रोविजंस कह लें या करेक्टरिस्टिक्स कह लें, उनके ऊपर आते हैं। तो इसकी जो पहली करेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि द टेरिटोरीज, ठीक है, या टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी, कि वो इलाके जो अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी थे, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी, अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू एंड वेस्टेड इन क्राउन, वर ट्रांसफर्ड टू एंड वेस्टेड इन क्राउन, एंड वेस्टेड इन क्राउन, ठीक है, कि जितने भी इलाके थे आपके, वो तमाम इलाके जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, उनको क्या करेंगे आप, वो कंट्रोल अब किसके पास आ जाएगा, क्राउन के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन हेड ऑफ द स्टेट थी, और ब्रिटिश जो उसका जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ब्रिटिश का चलता था वो किसके अंडर था, हेड ऑफ द स्टेट के अंडर चलता था, ठीक है। अब जब इख्तियार ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से के पास नहीं है, ठीक है, तो अगर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट के पास जब इख्तियार ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला जाता है, तो अब यहाँ एक गैप नजर आता है। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक सिस्टम था, उसमें आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, बोर्ड ऑफ गवर्नर यहाँ से क्या हुआ, कंपनी का सारा एक सिस्टम था, तो हिंदुस्तान को गवर्न करने के लिए वो वहां से जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो थे, वहां से जो था इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल किया जाता था, गवर्न किया जाता था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से इख्तियार चला गया, तो ये हिंदुस्तान का निज़ाम अब कौन चलाएगा। तो इस मकसद के लिए एक्ट के अंदर एक ऑफिस क्रिएट किया गया, जिसको हम कहते हैं ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस इसका क्रिएट किया गया, जिसको पोर्टफोलियो सौंपा गया, ठीक है, किस चीज का, जिसको मतलब आप वजीर अमूर हिंद भी कह सकते हैं, एक वजीर का इजाफा किया गया, यानी कि, ठीक है, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया, जिसके मेंबर यानी कि ब्रिटिश के जो कैबिनेट के मेंबर हैं, इस तरह यूएस के भी कैबिनेट मेंबर्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश कैबिनेट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पोर्टफोलियो क्रिएट किया गया, और उसको एम्पावर्ड किया गया, उसको पावर्स दी गई, एम्पावर्ड किया टू यूज ऑल दोज पावर्स विच वर प्रीवियसली यूज्ड बाय कंपनी, कि आपने वही सारी पावर्स यूज करनी है जो कि पहले कंपनी यूज करती थी, ठीक है। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, दे वर बोथ वर एबॉलिश्ड, इनको क्या किया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया इनका, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद जब खत्म हो चुका है, और तो इनकी कोई जरूरत नहीं, इनको खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब जब एक आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, और आपके पास एक इतना बड़ा इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें इंडिया भी आती है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें नेपाल है, भूटान है, और भी मतलब मालदीव, बर्मा, तो इस इतने बड़े एरिया, इतने बड़े मुल्क को, इतने बड़ी रियासत को एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस तरह चलाएगा, मसला पैदा हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अब क्या हुआ, एक कौंसल बनाई गई, ठीक है, एक कौंसल बनाई गई, और जिसमें क्या हुआ, ये कौंसल में 15 मेंबर्स थे, ये कौंसल बनाई गई, ये क्या करती थी, असिस्ट करती थी किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। हिंदुस्तान के अफेयर्स में, ये हिंदुस्तान के अफेयर्स को ये कौंसिल ऑफ स्टेट हैंडल करती, और फिर जो जो मतलब आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके अंडर होती थी, और अंडर डायरेक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये काम करती थी। क्योंकि इंडिया का जो ब्रिटिश कैबिनेट का जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके अंडर काम करती, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश कैबिनेट का ये मेंबर होता था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होता, वो अंडर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर काम करता, और फिर कौंसल जो थी 15 मेंबर्स की, वो फिर ऑन द गाइडलाइंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काम करती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, जो आपके पास नेक्स्ट इसकी प्रोविजन है वो क्या है, वो क्या करती है, ठीक है।
तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता, प्राइम मिनिस्टर गाइडलाइंस देता किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता फिर, वो अपनी जो कौंसल थी उसको फिर गाइडलाइन देता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में ये है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो ओवरराइड कर सकता था, क्या कर सकता था, ओवरराइड यानी कि खत्म कर सकता था ऑफ द ओपिनियन, जो भी ओपिनियन या डिसीजन, ठीक है, डिसीजन, अगर उसकी कौंसिल could override the opinion or decision of majority, ठीक है, of majority, but he had to recall reason, यानी कि आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कौंसिल जो भी डिसीजन लेती है, चाहे वो बेस ऑफ मेजॉरिटी पे लिया उसने, मेजॉरिटी के बेस पे या यूनानिमसली, तो सेक्रेटरी के पास ये इख्तियार था कि वो इसको ओवरराइड कर सकता है, इसको खत्म कर सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट इसकी प्रोविजन थी, द एक्सपेंडिचर ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वाज गिवन इन द कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल, कि जो उसकी काउंसिल थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, इंडिया का जितना भी आपके कह लें कि रेवेन्यू था, उसकी कलेक्शन, उसकी यूजेज, वो किसके पास चली गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल के पास। इन दोनों को उन्होंने पावर कर दिया। इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन डाल दी, एक करेक्टरिस्टिक थी इस एक्ट की कि जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है या यूजेज होती है उसकी, वो क्या होगी, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और काउंसिल के पास आ जाएगी, उसकी पावर्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा एक करेक्टरिस्टिक है 1850 एक्ट, इंडियन काउंसिल 18 जो इंडिया काउंसिल एक्ट है 1858 कि जितने भी इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्ट बनाए हैं, जितने भी एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जितने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट बना चुकी है, इससे पहले उन्होंने बनाए थे हिंदुस्तान को चलाने के लिए, रन करने के लिए, इंडियो पाक सब कॉन्टिनेंट की गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए, तो उनको क्या किया जाएगा, रिटेन रखा जाएगा, उनको बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, तो 1858 का जो एक्ट हिंदुस्तान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, उस वक्त उसके पैरामीटर से बाहर उन्होंने कहा कि ये जो 1858 का जो एक्ट है, जो हिंदुस्तान को चलाने के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके उस पैरामीटर से बाहर जितने भी एक्ट आते हैं, उन सब को हम क्या करेंगे, जितने भी एक्ट इसके पैरामीटर से बाहर आते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, कि ये मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो उसकी इम्पोर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक थी कि 1858 के एक्ट जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके पैरामीटर से बाहर जितने भी एक्ट आते हैं उन सब को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो मौजूद रहेंगे यहाँ पे। तो ये 1858 के इंडियन काउंसिल एक्ट के कुछ चीदा नुकात थे जो मैंने आपको बताए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंडियन काउंसिल एक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।